हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शेड्यूल एम में वो 5 चेंजेस जो हर एक प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपको पता है कि 28 दिसंबर 2023 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अपडेट आया, जहां पर शेड्यूल एम को रिवाइज किया गया। उस रिवीजन में काफी मेजर चेंजेस किए गए, जिसके लिए एक टाइमलाइन भी दिया गया इंडस्ट्री को कि आपको ये सारी चीजें अडॉप्ट करना है और उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे कि वो शेड्यूल एम में जो रिवीजन हुआ उसमें 5 पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोकस किया गया फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम पे। एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम पे क्या फोकस किया गया कि सबसे पहले मैनेजमेंट को अकाउंटेबल किया गया कि अगर कुछ भी इशू होता है तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा कि मैनेजमेंट कभी भी किसी एक पर्सन पे कोई सारे चीजों को डाल के निकल नहीं सकता है। उसे एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, और सिस्टम बिल्ड करके जब वो अच्छे कल्चर को अडॉप्ट करके सही से काम करेगा तभी ये मुमकिन है कि सही तरीके से कंपनी चल सके। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई भी गलती होगी तो मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको चीजों को ठीक करना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मूव है। सेकंड, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफाइन होना चाहिए कि कोई भी ऑफिसर है, कोई भी ऑपरेटर है, कोई भी एग्जीक्यूटिव है, एग्जैक्टली उनका क्या रोल है, किस एरिया में काम करने वाले हैं वो, किस इक्विपमेंट की उनकी ट्रेनिंग हुई है, कब से कब तक उनका काम होता है, कब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होना चाहिए। ऐसे रैंडम नहीं कर सकते हैं कि आप इनको यहाँ भी काम करा रहे हैं, आप इनको वहां भी काम करा रहे हैं। उससे क्या होगा कि डाटा इंटीग्रिटी को आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप चीजों को सही से बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एक तरह से डाटा इंटीग्रिटी को, एक सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि किसका क्या काम है, किसको क्या करना है। ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेटेड क्वालिटी कल्चर। केवल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अगर आके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग को, स्टोर डिपार्टमेंट को, एचआर को अगर बोलता है कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है, तो वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत का काम हो सकता है अगर जब तक सब डिपार्टमेंट खुद में क्वालिटी कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए एज पर दियर एसओपीज, स्टोर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और क्यूसी डिपार्टमेंट, तब तक कोई भी कंपनी में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम बिल्ड नहीं हो सकता है। इसलिए इन चीज पर फोकस किया गया कि एक इंटीग्रेटेड कल्चर होना चाहिए कि सब अपने एसओपीज को फॉलो करें, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, एक क्वालिटी कल्चर को बनाया जाए। ठीक है। एंड फोर्थ, ऑन गोइंग रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट। आपको अपने क्वालिटी सिस्टम को, अपने ऑपरेशन को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को और बेहतर करना है। कैसे कर सकते हैं? सेल्फ ऑडिट करके, क्रॉस डिपार्टमेंटल ऑडिट करके, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिल रहे हैं उसको आपको चीजों को करेक्टिव एक्शन में डालना है और ठीक करना है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने बात किया फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के बारे में। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज मैंडेटरी नाउ। ठीक, रिस्क बेस्ड थिंकिंग इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, इट इज नेसेसरी। अगर आपको काम करना है देन रिस्क बेस्ड अप्रोच को आपको लेके चलना है। क्या मतलब है इसका? प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट। हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक इक्विपमेंट ऑपरेशन के लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना है। ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के रिस्क हो सकते हैं और उसका असेसमेंट करके ही आपको आगे बढ़ना है। सेकंड पॉइंट, स्टेज वाइज रिस्क कंट्रोल। स्टेज वाइज ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग और फिलिंग, पैकेजिंग, व्हाटएवर देयर स्टेज इज, आपको वहां पर स्टेज वाइज कंट्रोल करना है कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या रिस्क हो सकता है और उसके क्या क्या कंट्रोल्स हैं। राइट। थर्ड पॉइंट, एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू। एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू करने से क्या होता है कि आपने पूरे ईयर में जितने पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट के अगर आपने पूरे रिव्यू किए, एक आपने ट्रेंड चार्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में सारे पैरामीटर्स में, रिजल्ट में अगर कहीं भी कुछ डेविएशन हुआ है, कहीं कोई दिक्कत हुई है, तो उस रिव्यू में वो आप बहुत आसानी से उसको आप जान सकते हैं। और इससे हम अब नेक्स्ट आगे अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को, अपने सिस्टम को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को इसलिए इसमें ऐड किया गया जिससे कि हम अपने सिस्टम को और बेहतर करें, ट्रांसपेरेंसी हो और हमें हर चीजों के बारे में पता हो। एंड फोर्थ पॉइंट इज रिस्क डॉक्यूमेंटेशन एंड मिटिगेशन प्लान। रिस्क असेसमेंट आप करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आइदर वो रिस्क जो भी है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका आप मिटिगेशन प्लान करेंगे और उसको एक एक्सेप्टेबल लिमिट में लाएंगे, तभी आप किसी प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इस अप्रोच के साथ बढ़ने से हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह के रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। आइदर वो किसी पर्सनल रिलेटेड रिस्क हो,
चाहे वो मटेरियल रिलेटेड रिस्क हो, चाहे वो कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क हो, हम किसी भी रिस्क को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने ऑपरेशन को, अपने कंप्लायंस को सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। जीएमपी अलाइन विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड लाइक डब्ल्यूएचओ, ईयू जीएमपी, यूएसएफडीए। यहाँ पर क्या हुआ, शेड्यूल एम को रिवाइज करने से सबसे बड़ा जो फायदा मिला वो ये हुआ कि इंडियन जो डोमेस्टिक के लिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो आज तक एक्सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी इस गाइडलाइंस को जब फॉलो करेंगे तो उनके स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, उनका वर्क कल्चर बढ़ेगा, वो अपने सिस्टम बनाएंगे, ठीक, जो लोग इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उनका वर्क जो अच्छा होगा, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लॉसेस होते थे वो भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह की चीज़ों से बचेंगे जो चीज़ें शायद गलत तरीके से उनके मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे उनको दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रहे हैं और उस तरीके से आगे बढ़ने में अगर उनको फ्यूचर में कहीं एक्सपोर्ट भी करना पड़ा तो उनको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने करंट सिस्टम के साथ ही किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं, वहां के लिए बिजनेस वो कर सकते हैं। रोबस्ट वैलिडेशन, जब हम इस तरह के सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके प्रोसेस को, आपके इक्विपमेंट को क्वालिफाई करना, प्रोसेस को वैलिडेट करना, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट पाना, एक एक्यूरेट रिजल्ट पाना जिसपे आपको बिलीफ हो कि हाँ ये रिजल्ट ऐसा ही होगा क्योंकि आपने वैलिडेट कर लिया उसको। इससे क्या होता है, इससे बहुत तरह की चीज़ों में फायदा मिलता है। आप अगर किसी भी चीज़ को वैलिडेट करते हो तो आपको हर बार उसके इन प्रोसेस चेक्स नहीं करने होते हैं, हर बार आपको हर एक फैक्टर को नहीं चेक करना होता क्योंकि आपने वैलिडेट कर दिया है और आपको बस वो काम करना है। इससे आपका टाइम भी बचता है, इससे आपकी मैन पावर भी बचती है और कहीं ना कहीं सिस्टम भी और अच्छा होता है जिससे वो हर बार एक ही तरह का रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा और आप अपने प्रोडक्ट को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे। इसके साथ साथ अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन बेहतर होगा, कंट्रोल बेहतर होगा, हम सही तरीके से काम कर पाएंगे, दिक्कतें कम आएंगी। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो खुद का गाइडलाइन है, जो हमारी खुद का स्टैंडर्ड हो, अगर वो नीचे हो तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और पिछले काफ़ी टाइम में बहुत तरह के ऐसे स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया से आया, इंटरनेशनल कंपनीज रेगुलेटर्स की तरफ से आया जहाँ पर टारगेट किया गया इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को कि इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, ये दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें आती हैं। बट आई एम श्योर कि जब इंडियन रेगुलेटर्स ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया है तो आई एम वेरी श्योर कि ये चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डाटा इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब डाटा इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट? ठीक है, जब हम गाइडलाइंस को और क्लियर करते हैं, डिफाइन करते हैं, हर एक यूजर के, हर एक जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनके वर्क को डिफाइन करते हैं, हर एक इक्विपमेंट को वैलिडेट करते हैं, हर एक प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं, हर एक चीज़ों के लिए हम एक एसओपीज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होता है। हम किसी भी चीज़ों में ऐसे नहीं जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आता है कि इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड देन इट डिड नॉट हैपन। अगर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लिखा नहीं है, तो ये हुआ नहीं है। आपका इसका मतलब समझ रहे हैं? आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप डॉक्यूमेंट करना है। जो कुछ भी हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन उसका होना ही चाहिए और उसका भी डॉक्यूमेंटेशन भी किसका कैसा होना है, उसकी भी एसओपीज क्लियर होनी चाहिए। लाइक आप एक भी स्टेप, आप एक भी प्रोसेस, आप एक भी डिसीजन पूरे कंपनी में बिना एसओपीज के नहीं ले सकते हैं। आपको हर एक चीज पहले से ही प्री डिफाइन करनी है, ये होगा तो ऐसे करना है, ये होगा तो ऐसे करना है। और अगर ये चीजें ऐसे हो जाती हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट, एक्सीडेंट और डेविएशन, तो आपको इसको ऐसे हैंडल करना है। एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड और तभी आप एक अच्छा क्वालिटी सिस्टम बना सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी का नाम आपने पास पिछले कुछ टाइम में भी सुना होगा बहुत सारा। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि जो भी सिस्टम आपने बनाया है, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं, जो भी मशीन आपके पास है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो जो कुछ भी उसमें है वो बहुत ट्रांसपेरेंट, राइट, एक्यूरेट, क्लियर होना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको देख के समझने में कोई दिक्कत आए। आइदर उसमें कभी कोई करेक्शन किया गया है या कुछ ऐसा है जो उसमें पता नहीं चल रहा है, या कुछ चीज़ ऐसी है जो उसमें गलत है, या कोई चीज़ ऐसी है जिसको किसी दूसरे चीज़ से क्रॉस चेक किया जाए तो वो मैच नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आपने एक्चुअल रिकॉर्ड डाला है और आपने काम सही किया है और उस सही काम का आपने एक्चुअल रिकॉर्ड डाला है, दैट मीन्स कि वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मगर आपने अगर
एक्चुअल वर्क नहीं किया है बट आप केवल डॉक्यूमेंट कर रहे हो उसको, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करोगे जो वो पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको काम करना है एज पर एसओपी एंड उसको डॉक्यूमेंटेड करते हुए चलना है ऑन टाइम सही तरीके से। इससे आप भी सेफ होगे, आपका प्रोडक्ट भी सेफ होगा, आपकी कंपनी भी सेफ होगी और आप सही तरीके से अपने क्वालिटी सिस्टम को लेके जा पाओगे आगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज enhanced control for special product categories like biologics, APIs, sterile product, hazardous material। इन अलग अलग कैटेगरीज के लिए इनके कंट्रोल्स भी और आपको इन्हांस करना पड़ेगा, इनके रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आप जनरली जैसे बाकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप इनको उस तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट्स में समझ में आया होगा कि किस तरह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए ये सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर सारी फार्मा इंडस्ट्री इसको ऑनेस्टली सही तरीके से इंप्लीमेंट करती है तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जो लोग भी वर्क करेंगे उनके लिए वर्क कल्चर भी अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी आएंगी, क्योंकि ये सारे सिस्टम मेंटेन करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल चाहिए। तो जो बाकी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में है, थाउजेंड्स ऑफ द कंपनीज हैं जो इम्पैक्टेड है इससे, तो उनको भी अब अच्छे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे और अच्छे एम्प्लॉयज रखने के लिए आपको अच्छी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो आई एम होपिंग कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंडीशन थोड़ा और बेटर हो। In next video, we will deep down in other parts of the Schedule M, and we will discuss how Schedule M impacted our pharmaceutical industry, how it work on our shop floor where actual manufacturing occur. Thank you very much.